हेलो गाइज, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। 18 अक्टूबर का एडिटोरियल हम डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ टाइटल आपको दिया है आज ट्रेड केयरफुली। ट्रेड केयरफुली। और ट्रेड जो वर्ब है इसका मतलब है वॉक करना, चलना। केयरफुली का मतलब है सावधानी पूर्वक, ये इसका मॉडिफायर है। और ग्रामर की लैंग्वेज में बात करें तो ये इसकी जो वर्ड कैटेगरी है वो एडवर्ब है। तो सावधानी पूर्वक चलने के लिए ये एक एडवर्ब दे रखा है और ये फाइनेंशियल आर्टिकल है, तो इसमें हम कुछ डिफिकल्ट टर्म्स डिस्कस करेंगे। प्राइस एंड ग्रोथ ट्रेंड्स नीड टू बी वॉच्ड क्लोजली बिफोर रेजिंग इंटरेस्ट रेट्स। तो क्या आपको खुद को पढ़ना होता है कि आप यहाँ देखें कि ये सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब है वो नीड है, सब्जेक्ट वर्ब निकाल लिए। दूसरी बात, जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स है वो नोट कर लिए। तीसरी बात, जो भी ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपने निकाल लिए। तो दिस इज़ हाउ यू कैन रीड न्यूज़पेपर योरसेल्फ। तो यहाँ पे प्राइस एंड ग्रोथ ट्रेंड्स, जो प्राइस और ग्रोथ ट्रेंड्स हैं, कीमत और वृद्धि के जो रुझान हैं, उनको आवश्यकता है नज़दीक से वॉच करने की, उनको आवश्यकता है बहुत ही क्लोज तरीके से वॉच करने की। किससे पहले? इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाए जाने से पहले। रेज जो क्रिया दे रखी है आपको, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हमेशा अब ऑब्जेक्ट लगेगा, तो इंटरेस्ट रेट्स यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट है। जबकि इसके स्थान पे राइज होता, जिसकी सेकंड फॉर्म रोज होती है और थर्ड फॉर्म रीजन होती है, राइज, रोज, रीजन, ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बाद में हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाते हैं। ये कुछ खास बातें आपको ध्यान रखनी है। इंडियाज लेटेस्ट इन्फ्लेशन डेटा प्रेजेंट पॉलिसी मेकर्स विद द फ्रॉड चॉइस। फ्रॉड एक डिफिकल्ट वर्ड है। जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो आपको ग्रीन कलर में दिखेंगे। फ्रॉड एडजेक्टिव है यहाँ पे। क्यों है एडजेक्टिव? क्योंकि चॉइस नाउन है और इससे पहले मॉडिफाई कर रहा है इसको। और वैसे मैंने काफ़ी पिछले सेशंस में बताया हुआ है इस बारे में कि आर्टिकल के बाद में जब दो चीज़ें आपको दे रखी हों, दो शब्द दे रखे हों, तो दूसरा शब्द नाउन होगा और पहला शब्द जो है वो एडजेक्टिव होता है। तो इंडियाज़ लेटेस्ट इन्फ्लेशन डेटा, तो भारत के जो हाल ही में महंगाई के आंकड़े हैं, प्रेजेंट पॉलिसी मेकर्स विद द फ्रॉड चॉइस, उन्होंने पॉलिसी मेकर्स को एक डिफिकल्ट चॉइस दी है। प्रेजेंट के बारे में बता दूं आपको, प्रेजेंट, प्रोवाइड और इंटरेस्ट, ये तीन चीज़ें ध्यान रखेंगे आप। एक प्रेजेंट ध्यान रखना है, एक प्रोवाइड ध्यान रखना है, और एक ध्यान रखना है आपको प्रोवाइड, इंटरेस्ट, ये एक इंटरेस्ट ध्यान रखेंगे। इन तीनों का मतलब सौंपना या देना है, ठीक है ना। इन तीनों का ही मतलब है सौंपना या देना। अब काम की बात यह है कि इसके बाद में आप पहले लगाएंगे somebody, तो लगेगा आगे विद समथिंग। मतलब पहले व्यक्ति हो कि किसको आपने प्रेजेंट किया, किसको आपने दिया, तो पहले लगाएंगे somebody, तो फिर लगेगा विद समथिंग। और पहले लगाएंगे आप इसके अंदर समथिंग, तो फिर आप लगाएंगे टू somebody। समझ रहे हो बात? पहले वस्तु हो तो आगे somebody से पहले टू लगाना है, अगर पहले व्यक्ति हो तो आगे आपको विद लगाना है। ध्यान रखनी बात। अब यहाँ पे विद क्यों लगा हुआ है? क्योंकि विद के बाद में आप देख रहे हैं कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, चॉइस की बात कर रखी है, कोई लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं है, निर्जीव है, इस कारण से विद का प्रयोग है। फ्रॉड का मतलब डिफिकल्ट होता है, वरिंग होता है, एडजेक्टिव है। तो भारत के जो हाल ही में महंगाई के आंकड़े हैं वो भारत को एक डिफिकल्ट चॉइस दे रहे हैं। चॉइस क्या है वो कॉलन लगा के बताया। ये जो दो बिंदु दे रखे हैं इनको हम पंक्चुएशन की भाषा में कहते हैं कॉलन, ठीक है। एक सेमी कॉलन होता है, सेमी कॉलन में आधा कॉलन लगता है, इस तरीके से। तो चॉइस कौन कौन सी है? तो चॉइस एक तो ये है कि या तो आप रेस्पॉन्ड करो, वेदर टू रेस्पॉन्ड टू द लेटेस्ट एक्सीलरेशन, जो हाल ही में एक्सीलरेशन आया है, हाल ही में जो वृद्धि हुई है रिटेल प्राइस गेन्स में। रिटेल का मतलब होता है खुदरा, प्राइस मतलब कीमतें, गेन्स का मतलब बढ़ोतरी हुई है। तो जो हाल ही में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है किसमें? खुदरा कीमतों के अंदर। और ये कहाँ तक पहुँची है? टू ए 5 मंथ हाई, वो 5 महीने के सबसे उच्चतम स्तर पे पहुँच गई है। अब उसको आप रेस्पॉन्ड करें, कैसे रेस्पॉन्ड करेंगे? विद मोर साइजेबल इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेज। साइजेबल का मतलब होता है कंसीडरेबल, बड़े को कह सकते हो। एक काम की बात बता दूं यहाँ पे कि जिन वर्ड्स के एंड में एबल आप देखते हो उनको आप एडजेक्टिव कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेस्पॉन्ड करना है वो करना कैसे है? ज़्यादा साइज की, ज़्यादा बड़ी इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी करके। एक तो काम ये है। तो वेदर के साथ में और लगता है, ये पता होना चाहिए। तो एक चॉइस तो ये हो गया। दूसरी चॉइस दे रखी है और लगा के, पोज द मॉनेटरी टाइटनिंग सो एज टू अलाउ फ्रेजाइल ग्रोथ टू गेन मोर ट्रैक्शन। फ्रेजाइल का मतलब होता है वीक, भंगुर को बोलते हैं, वैसे वीक को कहा जाएगा यहाँ पे। और ट्रैक्शन जो शब्द है ये नाउन है क्योंकि TION से एंड हो रहा है, और इसका मतलब पॉपुलैरिटी को बोलते हैं, लोकप्रियता को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि या दूसरा काम क्या है, आप पोज द मॉनेटरी टाइटनिंग, मॉनेटरी मतलब मौद्रिक, टाइटनिंग मतलब स्ट्रिक्टनेस, जो आपने मौद्रिक या पैसों संबंधित जो भी स्ट्रिक्टनेस अपना रखी है उसको क्या कर दें? पोज कर दें, रोक दें। क्यों रोक दें? सो एज टू, सो एज टू का मतलब होता है इन ऑर्डर, इन ऑर्डर टू मतलब इस उद्देश्य से।
उद्देश्य क्या है इसके पीछे? उद्देश्य ये होगा कि जो फ्रेजाइल ग्रोथ है, कि जो कमज़ोर पड़ी हुई वृद्धि है, वो गेन करे मोर ट्रैक्शन, मतलब वो एक मोमेंटम प्राप्त कर ले। वैसे लोकप्रियता को बोलेंगे, यहाँ पे जो मीनिंग निकल रहा है इसको मोमेंटम का है कि वो एक स्पीड प्राप्त कर ले, वो पटरी पर आ जाए, ये कहना चाह रहा है। एक बार फिर से देखेंगे तो काम की बातें बता दूं कि वेदर के साथ में और लगेगा, तो ये वेदर रहा और ये आपका और रहा। दूसरी काम की बात है कि एबल एंडिंग वर्ड्स अब एडजेक्टिव होते हैं, तो साइजेबल एडजेक्टिव है, इसका सिनोनिम मैंने बताया कंसिडरेबल। ठीक है, तो यहाँ पे चॉइस दी है कि आपके पास एक चॉइस, एक डिफ़िकल्ट चॉइस है कि या तो आप क्या करेंगे कि जो खुदरा महंगाई जो बढ़ोतरी हो रही है, जो 5 महीने के उच्चतम स्तर पे पहुंच चुकी है, उसको आप रेस्पॉन्ड करो कि आप उसके लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, या दूसरा काम ये है कि जो मौद्रिक सख्ती आपने अपनाई हुई है ना, उसको रोक दो। किस लिए रोकना है? ताकि जो फ्रेजाइल ग्रोथ है वो आपकी ट्रैक्शन प्राप्त कर सके, मोमेंटम प्राप्त कर सके। इन्फ्लेशन फिगर्स बेस्ड ऑन द सीपीआई, सीपीआई की फुल फॉर्म दे रखी है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये कुछ सूचकांक होते हैं। तो कह रहा है कि इन्फ्लेशन फिगर्स से जो महंगाई के आंकड़े हैं, किसके आधार पर? बेस्ड के साथ में ऑन लगेगा, ये किसके आधार पर? सीपीआई के आधार पर। ये आंकड़े क्या करते हैं? ये शो करते हैं क्या? रिटेल प्राइस गेन्स, जी, ये खुदरा महंगाई में वृद्धि को शो करते हैं ऑन अ रीसर्जेंट ट्राजेक्ट्री। किस आधार पर? रीसर्जेंट का मतलब होता है रिवाइवल, रिवाइव होना, रिवाइव्ड या रिन्यूड, एक बार फिर से रिस्टोर करना, फिर से पटरी पर आना, फिर से रिन्यू होना, उसको बोलते हैं रिसर्जेंट। एडजेक्टिव का काम करेगा यहाँ पे। ट्राजेक्ट्री जो होता है ना, वो पाथ या कोर्स को बोलते हैं, जो भी मार्ग है, रास्ता है, पाथ है, उसको बोलेंगे ट्राजेक्ट्री। लीडिंग द चार्ज एक फ्रेज है, इसका मतलब है कि अग्रणी होना, कि आप कोई लीड कर रहे हो किस चीज़ को और आपके पीछे पीछे लोग फॉलो कर रहे हैं, तो वो होता है लीड द चार्ज। तो इन्फ्लेशन फिगर्स, महंगाई के आंकड़े, किस आधार पर? सीपीआई के आधार पर। क्या करते हैं? रिटेल प्राइस गेन्स को वो शो करते हैं, किस आधार पर? रिसर्जेंट ट्राजेक्ट्री के आधार पर। मतलब जो एक फिर से एक जो नया मार्ग बना है, एक नया जो कोर्स स्टार्ट हुआ है, रिन्यूड जो कोर्स है प्राइस गेन्स का, कैसे? यहाँ पे फूड प्राइसेस जो है, खाद्य महंगाई जो है, वो इस मोर्चे को संभाल रही है, सबसे आगे ये चल रही है महंगाई की अगर बात करें तो। ठीक है, तो इन्फ्लेशन फिगर्स की जो वर्ब है वो आपको दे रखी है शो, फिगर्स प्लूरल है तो शो वर्ब है, रिसर्जेंट एडजेक्टिव है, इसका मतलब बताया रिन्यूड या रिवाइव्ड कहलाता है, और लीड द चार्ज है, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है अग्रणी होना, पायोनियर होना। वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स, अब ये जो सीरियल्स है ये आपको अनाज को बोलते हैं, ठीक है, और वेजिटेबल्स सब्जियां होती हैं, ये बिगेस्ट कल्प्रिट्स थे। कल्प्रिट का वैसे अपराधी होता है, कहने का मतलब यहाँ पे ठिकरा किसके सर पे फोड़ा है? महंगाई के जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, महंगाई के जो फिगर्स आ रहे हैं, उनमें सबसे ऊपर किसका नाम है? वेजिटेबल और सीरियल्स का है। अनाज और सब्जियों की महंगाई सबसे ज़्यादा है, विद द प्राइसेज ऑफ द फॉर्मर सर्जिंग 18%। अब इसमें जो पहले वाला है, पहले वाला कौन हुआ? 2 में पहले वाले के लिए हम लगाते हैं फॉर्मर, तो ये देखिए फॉर्मर आ रहा है, और 2 में बाद के लिए लगाते हैं लेटर, LATTER। तो बाद के लिए नहीं, पहले वाले के लिए दे रखा है तो फॉर्मर आएगा, बाद की बात करोगे तो लेटर आएगा। एक काम की बात ये भी है कि फॉर्मर और लेटर दोनों से पहले हमें द का प्रयोग करने को मिलता है, तो द यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो इनमें पहले वाला जो है वो 18% सर्ज हुआ है। सर्ज का मतलब बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीज हुआ है। कहाँ से तुलना की है इसने? अ ईयर अर्लियर, 1 साल पहले से अगर बात करें तो। ये जो अर्लियर शब्द है ये लेटर का ऑपोजिट है, LATER का। ये दोनों टाइम के लिए आते हैं, तो टाइम में पहले की बात करोगे तो अर्लियर आएगा, और टाइम में बाद की बात करोगे तो लेटर आएगा। तो कह रहा है 18%, अगर 1 साल पहले से देखें 18% इसमें बढ़ोतरी हुई है वेजिटेबल में, एंड राइजिंग अ सब्सटेंशियल 2.6% फ्रॉम द प्रीसीडिंग मंथ। सब्सटेंशियल मतलब ज़्यादा, गुण में, क्वांटिटी में, संख्या में, ज़्यादा को बोलते हैं सब्सटेंशियल। प्रीसीडिंग जो शब्द है वो एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है प्रीवियस या प्रायर, पिछला, पहले का। ठीक है, और पिछले महीने की तुलना अगर करें तो उसमें से 2.6% की इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है। ठीक है, फिर समझिए, तो कह रहा है कि वेजिटेबल्स और सीरियल्स जो हैं, जो सब्जियां हैं, सीरियल्स हैं, वो सबसे ज़्यादा बड़ी कल्प्रिट यहाँ पे देखने को मिली। मतलब महंगाई जो बढ़ी है इन 2 के कारण बढ़ी है। इसमें जो पहले वाली मतलब सब्जी वाली जो कैटेगरी है वो 1 साल पहले से अगर तुलना करेंगे तो 18% में से बढ़ोतरी हुई है, और अगर 1 महीने से पहले की तुलना करोगे तो इसमें 2.8% के सब्सटेंशियल 2.6% के सब्सटेंशियल ग्रोथ देखने को मिली है। स्टेबल ग्रेन जो है, ये कैटेगरी बात, दूसरी बात कैटेगरी की बात करी, इसमें राइस और व्हीट आते हैं। ठीक है, इसमें इन समेत, इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन होता है, याद रखिएगा। इंक्लूडिंग का ऑपोजिट करोगे तो एक्सक्लूडिंग, बोथ आर प्रेपोजिशंस। तो यहाँ पे स्टेपल ग्रेन्स की जो कैटेगरी है जिसमें हम राइस और व्हीट की भी बात कर लें, क्लाइम्ड 11.5%,
इसमें बढ़ोतरी कितनी हुई है, वो 11.5% बढ़ गया। कहाँ से, सितंबर 2021 से। तो सितंबर 2021 से अगर तुलना करेंगे तो अब तक यहाँ पे 11.5% की बढ़ोतरी हो गई है। और अगर अगस्त लेवल से बात करें, अगस्त के लेवल से बात करें तो कितना बढ़ गया है, 2% बढ़ गया है। ठीक है, ये कुछ आंकड़े हैं, कुछ खास इसमें है नहीं। आगे देखिए, दीज टू फूड आइटम्स, ये जो दो फूड आइटम्स हैं राइस और व्हीट, हैव ए कंबाइंड वेट ऑफ 15.7% इन द ओवरऑल सीपीआई। मतलब पूरा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ना, उसमें 15.7% तो ये दोनों ही फूड आइटम्स कवर करते हैं, राइस और फूड, ये कहना चाह रहा है। दीज टू फूड आइटम्स जो है, इसकी वर्ब है वो हैव है, कंबाइंड यहाँ पे एडजेक्टिव है, वेट यहाँ पे नाउन है। तो ये कुल मिलाकर सीपीआई का 15.7% कवर करते हैं। एंड अकाउंट फॉर का मतलब भी ऐसा मान लो कवर करना ही है। इसका मतलब ये मान लो कि ये क्रिएट करते हैं, इतना पोर्शन बनाते हैं। तो इसको इंग्लिश में लिखोगे तो लिखोगे फॉर्म द टोटल ऑफ समथिंग, फॉर्म अ टोटल ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का टोटल क्रिएट करना, कुल मिलाकर इतना भाग कवर करना। और ये मोर देन ए थर्ड ऑफ द फूड एंड बेवरेजेस कैटेगरीज कम्युनिटिव वेट। फूड मतलब खाद्य, बेवरेज का मतलब होता है पेय पदार्थ, कैटेगरी श्रेणी, कम्युनिटिव मतलब टोटल, और वेट मतलब भार। तो जितना खाद्य और पेय पदार्थों को मिलाकर जितना कम्युनिटिव वेट है ना, उसका 1/3 से ज़्यादा ये, देन अ थर्ड ऑफ द फूड, मतलब 1/3 से ज़्यादा ये कवर करता है। मतलब व्हीट और राइस की चर्चा है। ठीक है, और मोर के साथ देन लगाना ही है क्योंकि डिग्री कंपैरेटिव है। आगे देखिए, राइस प्राइसेस हैव कंटिन्यूड टू राइज इन द फेस। इन द फेस एक फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है डेस्पाइट, इसका मतलब है के बावजूद। ठीक है, इन द फेस का मतलब क्या है, डेस्पाइट, ये होता है के बावजूद। तो राइस प्राइसेस हैव कंटिन्यूड टू राइज, जो चावल की कीमतें हैं उन्होंने बढ़ना जारी रखा है, उन्होंने कंटिन्यू किया है राइज करना, किसके बावजूद, अ प्रोजेक्टेड मतलब अनुमानित, जिसका कि अनुमान लगाया गया है, इतना सोचा गया है इस बारे में। तो राइस प्राइसेस ने लगातार जारी रखा है बढ़ना, किसके बावजूद, लग रहा है कि खरीफ का जो आउटपुट है, आउटपुट का मतलब प्रोडक्शन होता है, तो खरीफ का जो उत्पादन है उसमें कमी आएगी, 6% की अनुमानित कमी है ये। उसके बावजूद भी यहाँ पे राइस की कीमतों ने बढ़ना जारी रखा है। द गवर्नमेंट्स एफर्ट्स टू ईज सप्लाई, तो गवर्नमेंट के जो प्रयास हैं, किस चीज़ के प्रयास, कि सप्लाई को ईजी किया जाए, आपूर्ति वाला जो श्रृंखला है उसको आसान किया जाए। किस माध्यम से, एक्सपोर्ट कर्ब्स के माध्यम से। कर्ब का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन, नियंत्रण कह सकते हो, कंट्रोल कह सकते हो। एक्सपोर्ट कर्ब का मतलब है निर्यात पर नियंत्रण लगा के। भाई आप जब अपने देश से दूसरों को भेजोगे और हमारे लिए सामान कम पड़ जाएगा, तो लेखक कह रहा है कि यहाँ पे गवर्नमेंट के प्रयास क्या होने चाहिए कि सप्लाई को आसान करे, और आसान करने का तरीका ये है कि निर्यात पर नियंत्रण लगाए। ऑन नॉन बासमती राइस, किसकी बात कर रहा है, उस कैटेगरी की चावल के जो बासमती चावल नहीं है। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है फिर भी या के बावजूद को बोलते हैं। फिर समझिएगा, द गवर्नमेंट एफर्ट्स, तो गवर्नमेंट के जो प्रयास हैं सप्लाई को आसान करने के, एक्सपोर्ट पर नियंत्रण लगाकर, और एक्सपोर्ट किसका, नॉन बासमती राइस का, नॉट विद स्टैंडिंग इसके बावजूद, है ना। तो यहाँ पे ये जुड़ा हुआ जो सेंटेंस है राइस से लेकर और नॉट विद स्टैंडिंग का पूरा एक सेंटेंस है। फिर समझ लीजिएगा, यहाँ पे चावल की कीमतों ने बढ़ना जारी रखा है, किसके बावजूद, एक तो यहाँ पे दे रखा है कि खरीफ आउटपुट में 6% का कमी है, उसके चलते कह सकते हो। इन द फेस ऑफ के दो मतलब होते हैं, व्हेन कन्फ्रंटेड विद भी होता है, जब आपका सामना इस चीज़ से हो इसको भी बोलते हैं, और डेस्पाइट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे खरीफ की आउटपुट में 6% की कमी आएगी, और इसके चलते यहाँ पे यूँ कह सकते हो राइस प्राइसेस ने बढ़ना कंटिन्यू किया है। और वहीं गवर्नमेंट का जो प्रयास है, दूसरा कारण बता रहा है कि गवर्नमेंट का जो प्रयास है कि भाई वो सप्लाई को आसान कर देगा। ठीक है, गवर्नमेंट कह रही है कि हम निर्यात पर नियंत्रण लगाकर नॉन बासमती राइस का जो एक्सपोर्ट मतलब जो कह सकते हो सप्लाई है वो आसान कर देंगे। इसके बावजूद भी आपको वहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जबकि अगर आपूर्ति सही से है, सप्लाई अच्छी है, तो फिर तो आपके पास बल्क में सामान है, तो फिर आपके पास महंगाई जो है वो इतनी स्तर पर नहीं जानी चाहिए, कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए। हैवी रेन्स एट द मानसून टेल एंड, टेल एंड क्या होता है, टेल का मतलब पूंछ को बोलते हैं, और कोई चीज़ का टेल है इसका मतलब वो पिछला पार्ट है ना। इसका मतलब मानसून जाते जाते कह सकते हो। तो जब मानसून की जब विदाई हो रही थी तो उस समय भारी बारिश जो हुई है, उस भारी बारिश ने क्या किया है, हैव हिट, हिट की तीनों फॉर्म पता ही आपको, हिट 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 सेम होती हैं। हिट यहाँ पे प्रभावित करने का मीनिंग दे रहा है। तो हैवी रेन्स जो है मानसून टेल एंड पर, जब मानसून की विदाई हो रही थी उस समय भारी बारिश जो हुई उससे प्रभावित हुआ है वेजिटेबल आउटपुट, मतलब सब्जियों का जो उत्पादन है, आउटपुट हमने बताया प्रोडक्शन होता है, ये प्रभावित हुआ है।
causing wholesale level prices to accelerate by an eye-watering 39.7% in September। आई वॉटरिंग एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली हाई, काफ़ी ज़्यादा को बोलते हैं। तो ये प्रभावित हुआ है भारी बारिश से सब्जी का उत्पादन, और इससे हुआ क्या, जब सब्जियां अच्छे से नहीं हुई तो फिर होलसेल लेवल प्राइसेस जो हैं, खुद जो थोक महंगाई है वो बढ़ गई, और कितनी बढ़ गई, 39.7%। और ये अपने आप में बहुत बड़ा एक कह सकते हो कि उछाल है, सितंबर की बात है, विद मंथ ऑन मंथ गेन्स अलोन एक्सीडिंग 10%। और इसमें लिखा कह रहा है कि अगर आप एक एक महीने की बात करोगे ना, तब भी आप पाओगे कि 10% से ज़्यादा का ये हो रहा है। एक्सीड का मतलब होता है ज़्यादा होना, मोर देन होना। इसको मैंने हाईलाइट इसलिए किया है कि जब कोई दो नाउन्स एक जैसी हों, प्रेपोजिशन बीच में आता हो, तो दोनों ही नाउन्स को सिंगुलर लेनी है आपको। तो मंथ और मंथ दोनों सिंगुलर है, ऑन यहाँ पे प्रेपोजिशन है, दोनों नाउन होनी चाहिए सेम। अगर अलग अलग होंगी तो ये कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई नहीं करना है। फिर कह रहा है द फोरकास्ट फॉर फूड प्राइसेस, जो एक अनुमान है या फिर पूर्वानुमान है फूड प्राइसेस का, खाद्य पदार्थों के कीमतों का, देयरफॉर इसीलिए, रिमेन्स वो बना हुआ है, क्लाउडेड विद, इसका मतलब है कवर्ड विद, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। तो कह रहा है कि जो पूर्वानुमान है कि फूड प्राइसेस कितनी हो सकती हैं, उसका अनुमान जो है वो अनिश्चितता में घिरा हुआ है। एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म, कम से कम अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो ज़रूर अनिश्चितता है। और इसमें रिस्क ये है कि वो अपसाइड टिल्ट होगा। टिल्ट का मतलब होता है इंक्लाइन होना, टिल्ट का मतलब होता है बेंड होना, झुकना, और इसमें अपसाइड टिल्ट होगा। कहने का मतलब, अपसाइड का मतलब महंगाई बढ़ती नजर आएगी, घटने के तो कुछ चांस नज़र नहीं आ रहे हैं, ये इसका मतलब हो गया। द रुपीज़ कंटिन्यूइंग डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन का मतलब अवमूल्यन होता है, जब आपकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, उसको बोलते हैं डेप्रिशिएशन। तो रुपए का जो मूल्य है वो लगातार डॉलर के मुकाबले गिर रहा है, अगेंस्ट आ रहा है। तो ये इसलिए है क्योंकि जब कंपैरिजन आप करते हो दो चीज़ों के बीच का, तो वहाँ पे अगेंस्ट लग सकता है। तो डॉलर के मुकाबले रुपया जो है वो गिर रहा है, और इसने आगे चलकर, चूँकि पहले ही मुसीबतें बहुत सारी हैं, और इस कंडीशन ने कि रुपया गिर रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, स्ट्रेंथन हो रहा है, जैसे कि माननीय जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि रुपये नहीं गिर रहा है बल्कि डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है। वो पॉजिटिविटी की हदें की एक्सटेंड उन्होंने छुआ कि इस तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है, तो कैसे ही मान लें आप। लेकिन बाकी खास बात ये है, आपको समझना है कि ये जो कंडीशन है इसने भी आगे चलकर रोइल कर दिया। रोइल का मतलब होता है अपसेट करना या फिर डिस्टर्ब करना, ठीक है। द आउटलुक फॉर प्राइस स्टेबिलिटी, जो एक दृष्टिकोण होता है प्राइस स्टेबिलिटी का कि कीमतों की स्थिरता हो सकती है, इस आउटलुक को अपसेट कर दिया है। पहले सोच के रखा था कि कीमतें स्थिर होंगी, लेकिन चूंकि रुपया गिरता जा रहा है, डॉलर बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेंथन होता जा रहा है, तो इसने इस चीज़ को भी चौपट कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। विद इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन हार्ड टू काउंटर, कारण क्या है, क्योंकि जो आयात हम कर रहे हैं और उसकी जो महंगाई है वो बड़ी मुश्किल है। काउंटर मतलब होता है ओपोज करना, जब आपके सामने आपको एनर्जी लगानी पड़े तो उसको बोलते हैं काउंटर करना। थ्रू मॉनेटरी मेजर्स, थ्रू का मतलब होता है माध्यम से, मॉनेटरी मतलब होता है मौद्रिक, मेजर्स का मतलब है उपाय, तो मौद्रिक उपायों के माध्यम से, ठीक है। एज आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर माइकल पात्रा नोटेड, तो जैसा कि इन्होंने संज्ञान लिया, इन्होंने नोट किया सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग में, पिछले महीने की बात है, दैट इंडिया इज़ ए नेट कमोडिटी इंपोर्टर। ये जो टर्म है नेट कमोडिटी इंपोर्टर, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये है कि भाई आप आयात जो है वो ज़्यादा करते हो और उसकी तुलना में उसी देश को निर्यात कम करते हो, उसको बोलते हैं नेट कमोडिटी इंपोर्टर। तो इन्होंने पिछले महीने जो एक मीटिंग हुई थी, किसकी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, एमपीसी की मीटिंग, इसमें इन्होंने कहा था कि भारत जो है वो नेट कमोडिटी इंपोर्टर है, मतलब भारत का निर्यात किसी देश के प्रति देखें तो वो कम है जबकि आयात ज़्यादा है उसी देश का। विद ओवर अ थर्ड ऑफ द सीपीआई बीइंग इंपोर्टेड कॉम्प्लिकेट्स, तो कह रहा है किससे, ये लगभग 1/3 सीपीआई का, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, जो आप कह रहे हो कि जो भी इंपोर्ट किया जा रहा है वो यहाँ पे ओवर अ थर्ड है, मतलब 1/3 से भी ज़्यादा भाग सीपीआई का कवर करती है ये चीज़। तो ये क्या करता है, ये कॉम्प्लिकेट करता है पॉलिसी मेकिंग को, मतलब आपको योजना बनानी है, आपको प्लानिंग करनी है, तो इस प्लानिंग को ये कॉम्प्लिकेट करता है, मुश्किल बनाता है। स्पेशली व्हेन, और विशेष करके तब, द टर्म्स ऑफ ट्रेड टर्न अनफेवरेबल, जब व्यापार के जो टर्म्स हैं, व्यापार की जो शर्तें हैं वो अनफेवरेबल हों, वो मतलब आपके अनुकूल ना हो, ठीक है। तो टर्म्स की वर्ब है वो टर्न है। ऑल्सो,
ऑल्सो का प्रयोग या तो मैन वर्ब से पहले किया जाना चाहिए या फिर कई बार सेंटेंस के स्टार्ट में भी आता है, और यहाँ पे देख रहे हैं आप सेंटेंस के स्टार्ट में। वैसे वर्ड कैटेगरी की बात अगर मैं करूँ तो ऑल्सो इज एन एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब है। तो ऑल्सो विद द 5 ऑफ द 6 सर्विसेज कैटेगरीज, तो 6 जो सर्विस कैटेगरीज है ना, उनमें से 5 रजिस्टरिंग सिक्वेंशियल इन्फ्लेशन, रजिस्टरिंग मतलब दर्ज करना, सिक्वेंशियल मतलब क्रमिक, एक के बाद एक, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, एज वेल मतलब ये भी, ठीक है। तो कह रहे हैं 6 जो सर्विस कैटेगरीज हैं उनमें से 5 में भी महंगाई की कहानी चल रही है। इट इज़ हार्ड टू डिसअग्री, तो ये बड़ा मुश्किल है कि आप आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास का जो तर्क है उससे असहमत रहें। उनका तर्क क्या था कि पॉलिसी मस्ट बी एम्ड एट प्रिवेंटिंग प्राइड प्रेशर्स फ्रॉम ब्रॉडनिंग, कि जो पॉलिसी है मस्ट बी एम्ड, उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, एट प्रिवेंटिंग, लक्ष्य ये होना चाहिए कि आप रोकें प्राइस प्रेशर मतलब कीमतों के दबाव को। और किससे रोकना है उनको, ब्रोडन होने से, बढ़ने से, कीमतों का दबाव और ज़्यादा नहीं बढ़े उसको रोकना चाहिए, ये इनका तर्क था। और इस तर्क से डिसअग्री होना मुश्किल है इस हालात को देखते हुए, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब अगर देखोगे इसके अंदर तो इट वो सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, ठीक है, पॉलिसी सब्जेक्ट है, मस्ट बी एम्ड वर्ब है, बी के साथ थर्ड फॉर्म है तो ये पैसिव है, एम्ड के साथ एट लगेगा, प्रेपोजिशन है तो आगे आईएनजी है। ये सब चीज़ें आप याद कर सकते हैं। फ्रॉम, प्रिवेंट के साथ में फ्रॉम लगता है तो फ्रॉम के साथ भी आईएनजी, क्योंकि प्रेपरेशन ऑलवेज टेक्स आईएनजी फॉर्म विद इट, क्योंकि इट नीड्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट, और ऑब्जेक्ट चाहिए होता है तो वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका है कि उसमें आईएनजी लगाइए। स्टिल, स्टिल का मतलब होता है इवन नाउ, फिर भी, ये अब तक का मीनिंग भी देता है, फिर भी का मीनिंग देता है, इवन नाउ भी होता है तो इवन नाउ का तभी भी होता है। विद द लेटेस्ट प्राइवेट सेक्टर आउटपुट ट्रेंड्स, लेटेस्ट जो हाल ही में प्राइवेट सेक्टर, निजी सेक्टर का आउटपुट ट्रेंड्स, जो भी उत्पादन या प्रोडक्शन का जो ट्रेंड है, S&P ग्लोबल सर्वे बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज PMI डेटा, ये नाम है केवल, सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो इस डेटा के अनुसार सितंबर महीने के लिए फ्लैगिंग, फ्लैग का मतलब होता है मार्क करना, चिन्हित करना, तो ये चिन्हित कर रहा है कि रिन्यूड स्लो डाउन, कि एक नए मंदी का दौर आने वाला है, ठीक है। तो कह रहे हैं स्टिल, अभी भी देखिए कि अगर आप देखें कि ये जो हाल ही में एक डेटा रिलीज़ हुआ है, ये कोई एजेंसी है डेटा रिलीज़ कर रही है, और ये डेटा सितंबर के रिलीज़ किए गए हैं, उसमें दर्शाया गया है कि रिन्यूड स्लो डाउन देखने को मिलेगा, रिसेशन देखने को मिलेगा, आर्थिक संकट देखने को मिलेगा। एंड अ लूमिंग ग्लोबल रिसेशन, लूमिंग का मतलब है हॉवरिंग, मंडराने वाला, आप कह सकते हो इम्पेंडिंग, आने वाला, जो अभी हैपन होने ही वाला हो उसे कहते हैं लूमिंग। और जो लूमिंग ग्लोबल रिसेशन है, मंडराता हुआ जो कह सकते हो वैश्विक संकट है, पॉइंटिंग टू, वो इशारा कर रहा है किस तरफ, डिक्लाइन की तरफ, गिरावट की तरफ। गिरावट किस में है, डिमांड में, और किसके लिए, इंडिया के एक्सपोर्ट्स के लिए। तो भारत का जो एक्सपोर्ट है उसकी डिमांड में जो गिरावट है उस ओर ये इशारा कर रहा है। द आउटलुक फॉर ग्रोथ, जो दृष्टिकोण है ग्रोथ को लेकर, वो दृष्टिकोण ऐसा लगता है टेन्यूअस है। टेन्यूअस मतलब होता है कमज़ोर, वीक कह सकते हो, फ्रेजाइल कह सकते हो। जिस वर्ड के साथ में OUS देखते हो वो एडजेक्टिव्स होते हैं, ध्यान रखेंगे आप, तो ये एडजेक्टिव्स हैं। गिवन दैट, गिवन वैसे एक प्रेपोजिशन है, दैट लगा रखा है तो यहाँ फिलहाल कंजंक्शन के रूप में है। गिवन का मतलब होता है कंसिडरिंग, मतलब इस चीज़ को देखते हुए। तो कह रहे हैं कंसिडरिंग दैट, इस चीज़ को देखते हुए, इस चीज़ को समझते हुए कि मॉनेटरी पॉलिसी की जो मौद्रिक नीति है अफेक्ट करती है रियल इंटरेस्ट रेट्स को, जो वास्तविक ब्याज दरें हैं उनको, विद अ डिस्टिंक्ट लैग, और इसमें थोड़ा सा डिले देखने को मिलता है, ठीक है ना। लैग का मतलब होता है डिले करना, देरी करना, अंतराल होना। तो ये देखते हुए कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है, मौद्रिक नीति है, वो रियल इंटरेस्ट रेट प्रभावित करती है। कैसे, कि इंटरेस्ट रेट में थोड़ी सी देरी देखने को मिल सकती है। इट मे बी डिफ़िकल्ट बट वाइजर चॉइस, तो कह रहा है कि ये मुश्किल तो हो सकता है लेकिन बुद्धिमानीपूर्ण विकल्प है कि आप MPC की डिसेंटिंग वॉइसेज, जो MPC कमेटी की जो असहमत आवाज़ें हैं, डिसेंटिंग का मतलब होता है डिसअग्रीइंग, जो असहमत नहीं है, उन लोगों की बातों को सुने, उनकी तरफ ध्यान दें। हीड का मतलब होता है पे अटेंशन, ध्यान देना, और डिसेंटिंग का मतलब होता है डिसअग्रीइंग, असहमत। लिखूँ मैं इसको, डिसअग्रीइंग को बोलते हैं DISAGRRING, डिसअग्रीइंग। तो डिसअग्रीइंग वॉइसेस थी किसकी, मतलब आशिमा गोयल और जयंत वर्मा जो कमिटी मेंबर्स हैं, उन्होंने कुछ अलग यहाँ पे बताया था। एंड रिफ्रेन मोमेंट्रीली, मोमेंट्री क्षणिक रूप से, फ्रॉम, रिफ्रेन के साथ फ्रॉम लगता है, दूरी बना के रखना, परहेज करना, रेजिंग इंटरेस्ट रेट्स, और कह क्षणिक रूप से आप कुछ समय के लिए
आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने से रुकें। कब तक? टिल द फॉग ऑफ अनसर्टेनिटी लिफ्ट्स, जब तक कि जो अनिश्चितता के बादल हैं, फॉग वैसे कोहरा होता है, यहाँ पे अर्थ निकालना पड़ेगा कि अनिश्चितता के जो बादल हैं वो उठ जाएं, वो हटें, एंड ए क्लियरर पिक्चर, और अधिक स्पष्ट तस्वीर जो है किसकी? प्राइस एंड ग्रोथ की, कीमत और वृद्धि की, ट्रेंड्स मतलब ग्रोथ ट्रेंड्स की इमर्जेज, वो पिक्चर इमर्ज हो, वो सामने आए, वो अपीयर हो। फिर समझ लीजिए, तो कह रहा है कि ये बड़ी मुश्किल, ये हो सकता है कि मुश्किल हो, में है तो मॉडल है, संभावना बता रहा है कि ये हो सकता है कि मुश्किल हो, लेकिन ये बुद्धिमानीपूर्ण विकल्प है कि आप एमपीसी के जो असहमत लोग हैं, जैसे कि ये 2 नाम दे रखे हैं, इनकी बातों को सुने और परहेज रखें, थोड़ी देर के लिए दूरी बना के रखें इस चीज़ से कि आप इंटरेस्ट रेट कुछ समय के लिए नहीं बढ़ाएंगे। कब तक नहीं बढ़ाएंगे? जब तक कि अनिश्चितता के बादल नहीं छट जाएंगे और अधिक स्पष्ट तस्वीर जो है कीमतों की वृद्धि के जो ट्रेंड्स हैं उनकी, वो सामने नहीं आ जाएगी। तो ये था आज के सेशन में। मिलेंगे अब कल ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।